हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। आज हम वायरस के से होने वाली डिजीज़ को देखेंगे और इसमें हम टू द पॉइंट जाएंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वायरस है क्या। देखिए वायरस क्या है। क्या हम इसे ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं? नो। वाई? बिकॉज वायरस में बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल नहीं होती है, नहीं होती है। वायरस है क्या फिर? इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। दो चीजों का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड है और इसी के आसपास प्रोटीन का एक कोट होता है, जिस प्रोटीन के कोट को हम क्या कहते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड। तो दिस इज वायरस। बट इसमें एक सेल की तरह एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें कहीं पे आपको वो स्ट्रक्चर्स नहीं मिल रहे हैं जो कि सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह वगैरह वगैरह, ये नहीं है। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपको पता है सेल है और हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं जिसमें एटलीस्ट एक सेल हो, लेकिन इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह से नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब हम वायरस को देखते हैं, वायरस की जब बात करते हैं, ये कभी कभी ऐसा बिहेवियर दिखाता है कि ऐसा लगता है कि ये लिविंग एंटिटी है। कहां पे? जब ये बाहर होता है, आउटसाइड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस वक्त इसमें कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती कि हम कह सकते कि ये लिविंग है। लेकिन एक बार ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दाखिल हो गया वायरस, वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स में ये एंटर हो जाता है, सेल्स में। और सेल्स में जो सेल को अपने लिए सारी मशीनरी अंदर से है, अपने काम करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपनी लिविंग प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए, वो उन सारी मशीन्स को हाईजैक करता है, वो इस मशीनरी को हाईजैक करता है ये वायरस। उसके बाद ये वायरस अपने लिए इस मशीनरी को यूज करता है। तो हम देख सकते हैं एक लिविंग सेल में एंटर होने के बाद ही ये वायरस क्या करता है? ये मल्टीप्लाई करता है, ये रिप्रोडक्शन दिखाता है, ये अपने पार्टिकल्स बनाता है। सो वी कैन से यहां पे ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वायरस लिविंग है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये सेल के अंदर दाखिल होगा। इसीलिए हम वायरस को कभी क्या कहते हैं? ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान क्या है? कनेक्टिंग लिंक है ये, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज दिखाता है, लिविंग इनसाइड ए सेल, और जब ये बाहर होगा तब नॉन लिविंग दिखाता है, नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज। समझ आ रहा है? ये ध्यान में रखें, बस इतना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखें वायरस के बारे में कि वायरस जो है ये बहुत ही छोटा होता है। इट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। इसको बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप के जरिए ही हम देख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वायरस से भी कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं। उनमें कौन कौन है? एक जिन्हें हम कहते हैं वायराइड्स, दूसरा जिन्हें हम कहते हैं प्रियॉन्स। आपको पता है वायरस में दो चीजें हैं, प्रोटीन कोड, अंदर से न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। उसी हिसाब से हम इसे कहते हैं डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। अब ये वायराइड क्या बला है? व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज प्रियॉन? देखिए, हमें कहीं पे पैथोजेनिक मटेरियल मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सर्कुलर आरएनए। यहां पे प्रोटीन कोड तो है ही नहीं, ये वायरस से भी सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, सिंपल इसमें आरएनए है, सर्कुलर आरएनए। ये भी कभी पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज काज करते हैं किसी किसी केस में। मैं डिजीज का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो आएगा नहीं। प्रियॉन्स हैं, ये छोटे 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 टिन्नी क्या होते हैं? प्रोटीन्स। इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं है, इसमें प्रोटीन नहीं है। तो वायरस से भी सिंपलर फॉर्म में हमें किस तरह से पैथोजन मिल सकते हैं? वायराइड्स एंड प्रियॉन्स की फॉर्म में। ये ध्यान में रखिए। अब ये वायरस की जब हम बात करते हैं, वायरस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? उसका नाम है इवानोवास्की। ये एक प्लांट पे काम करता था, टोबैको मोज़ेक प्लांट। उसमें डिजीज थी, मोज़ेक डिजीज, टोबैको मोज़ेक डिजीज। उस पे काम कर रहा था, तो वहां पे इसने इसको डिस्कवर किया। और उस वायरस को नाम क्या दिया जो पहला वायरस ने डिस्कवर किया? टोबैको मोज़ेक वायरस। समझ आ रहा है? क्लियर? अब वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह से अगर बैक्टीरिया की कहेंगे उसमें क्या कहोगे? बैक्टीरियोलॉजी, है ना? बस ये याद रखिए। अब यहां पे अगर आपको पूछेंगे क्या दुनिया में जितने भी वायरस हैं, सारे वायरस हमारे लिए नुकसानदेह हैं? क्या सारे वायरस हमारे लिए डिजीज काज करते हैं? क्या कोई वायरस हमें बेनिफिट कर सकते हैं? हाँ भाई, एक टाइप के वायरसेस हमें बेनिफिट कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ये वो वायरसेस हैं जो कि कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया पे, या जनरल में हम कह सकते हैं बैक्टीरिया पे, उनमें कुछ हार्मफुल भी होंगे हमारे लिए। हार्मफुल बैक्टीरिया पे पैरासाइट्स हैं कि वो वायरसेस हैं। और अगर ये हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया पे पैरासाइट हैं, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, है कि नहीं?
ये कई जगहों पे हमारे वाटर को प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं, क्योंकि वहां पे काफी सारे बैक्टीरिया पे काफी सारे बैक्टीरियोफेज हैं। फेज हम वायरस को भी कहते हैं, वायरस इज आल्सो कॉल्ड फेज। काफी सारे बैक्टीरियोफेज हैं जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारे पानी को साफ करने में मदद करते हैं। और आपको पता है ये आगे जाके टेक्नोलॉजी आएगी जब हम वायरस को यूज करेंगे किसके लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए और हमें अपने पानी को साफ करने के लिए, हो सकता है अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं बड़ी लेवल पे। अब एक पॉइंट आप वायरस के बारे में और याद रख दीजिएगा, आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या है? देखिए वायरस जो ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दाखिल हो जाता है, ये इसकी सेल्स को अटैक करता है और सेल्स में जब ये दाखिल हो जाता है ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसमें अपने पार्टिकल्स बनाता है। अब सेल के पास ये अपनी जान तो दे देती है सेल, लेकिन इसको एक काम और करना है, इसे खबरदार करना है बॉडी को कि हाँ भाई हमारे अंदर अटैक हो गया, वायरस एंटर हो गया। सेल चिल्लाती है, चिल्लाती कैसे है? ये केमिकल्स कुछ सेक्रेट करते हैं, उन्हीं को हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। और ये केमिकल्स क्या करते हैं, जो आसपास हेल्दी सेल्स हैं उन सेल्स को ये खबरदार करती है कि भाई वायरस आ गया, आप कुछ ऐसे पार्टिकल्स बनाओ, कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाओ जो वायरस के खिलाफ काम करेंगे, जिनको हम कहते हैं एंटी वायरल प्रोटीन्स, एवीपी। तो एंटी वायरल प्रोटीन्स ये हेल्दी सेल्स बनाएंगे, फिर ये वायरस जब इससे निकलेगा इन सेल्स को अटैक करने की कोशिश करेगा, हेल्दी सेल्स को, तो ये इतना कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इस वायरस के खिलाफ ऑलरेडी इसने खबरदार किया है, इंटरफेरॉन्स के थ्रू डिस्ट्रॉयड सेल ने खबरदार किया, खुद मर गए लेकिन बाकी को बचा के चली गई। तो एंटीवायरल प्रोटीन्स बचाएंगे इसको, बाकी सेल्स को वायरस से ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे, ये इंटरफेरॉन्स है। ठीक है, अब इतना काफी है, इसके अलावा आपको वायरस के बारे में ज्यादा याद नहीं रखना। अब डायरेक्टली मैं डिजीज पे आता हूं। देखिए डिजीज को याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक दे दूंगा पहले, उसके बाद हम उन डिजीज को अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें बहुत ही टू द पॉइंट जाना होगा, डिजीज में ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। अब सबसे पहले मैं डिजीज लिख देता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। एक है हेपेटाइटिस, ठीक है, अनदर इज एड्स, ये कैपिटल में ही लिखेंगे, ओके, एआरडीएस, एड्स। नेक्स्ट इज रैबीज, रैबीज। अनदर इज डेंगू, अनदर इज मम्प्स, समझ आ रहा है? और एक है मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, ये आपने सुने होंगे सारे डिजीज, पोलियो, इसको पोलियोमाइलिटिस भी कहते हैं, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, और लास्ट वाली जो डिजीज सी से आते हैं, चिकन पॉक्स भी इसी में लिखेंगे हम, कॉमन कोल्ड भी इसी में लिखेंगे, और इसमें हम चिकनगुनिया भी लिखेंगे। स्पेलिंग आगे पीछे हो सकती है, वो आप करेक्ट कीजिएगा, ठीक है, चिकनगुनिया, ये 3 डिजीज। अब देखिए यहां पे हमें क्या सीखना है। हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये डिजीजेस याद कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपके लिए एक फॉर्मूला दे देता हूं मैं, आप ये याद रखिएगा। ये हार्ड MMS पिक्चर, इट इज HARDMMSPI, और इससे C से आपको ये सारे डिजीज आएंगे, हार्ड MMS पिक, ओके, ये याद रखिएगा। अब हम इसमें सबसे पहली डिजीज लेंगे, दैट इज हेपेटाइटिस। जो सबसे पहली डिजीज है दैट इज हेपेटाइटिस, हम पहले इसी को ले लेंगे, ठीक है। देखिए हेपेटाइटिस ये एक्चुअली क्या है, इट लिटरली मीन्स लिवर इन्फ्लेमेशन, लिवर की इन्फ्लेमेशन, मतलब लिवर में डिसऑर्डर है, तो डायरेक्टली हम किसे कह सकते हैं कि लिवर को ये अफेक्ट करता है। ये वायरल डिजीज है और ये काफी टाइप्स की होती है ये हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी, डी भी, ई भी और जी भी। और याद रखिएगा हर किसी टाइप ऑफ हेपेटाइटिस के लिए अपना अपना वायरस है। हेपेटाइटिस ए के लिए हेपेटाइटिस ए वायरस, बी के लिए बी वायरस, सी के लिए सी वायरस, और ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। और आपको इसमें अगर बोलेंगे सबसे कॉमन टाइप कौन है, दैट इज मोस्ट कॉमन इज हेपेटाइटिस बी। और याद रखिएगा स्पेशली इट इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया। और अगर लिवर में इफेक्ट हुआ है तो आपको पता होना चाहिए लिवर की काफी सारी फंक्शंस है, हमारे डाइट के रिलेटेड भी। तो इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, भूख नहीं लगती है, हमारा स्टूल जो होता है व्हाइटिश होता है। और आपको पता है लिवर की एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन यह है कि हमारे जो आरबीसी डिस्ट्रॉय जब हो जाते हैं वो स्प्लीन में, तो लिवर में उनका जो बिलिरुबिन पिगमेंट उनसे निकलता है और डिस्ट्रॉयड आरबीसी से, वो बिलिरुबिन पिगमेंट एक्सक्रीट किया जाता है बाइल के जरिए। लेकिन अगर लिवर में इन्फ्लेमेशन है, लिवर अच्छे से काम नहीं है, ये बिलिरुबिन जमा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये येलोविश पिगमेंट बिलिरुबिन हमारे मेम्ब्रेन्स में और स्किन में जमा हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स।
तो जॉइंटिस भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये फैलता कैसे है? फूड से भी फैलता है, इसमें कुछ फूड एंड वाटर से फैलते हैं, कुछ वायरस फूड एंड वाटर से फैलते हैं, कुछ वायरस ब्लड से फैलते हैं, कुछ वायरस सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलते हैं, समझ आ रहा है? कुछ वायरस ब्रेस्ट मिल्क से फैलते हैं, टीयर्स से, तो बॉडी की सेक्रेशन जितनी भी है उनसे भी फैल सकते हैं और फूड एंड वाटर से भी फैल सकते हैं। समझ आ रहा है? बस इतना काफी है हेपेटाइटिस के लिए। हाँ, इतना आप याद रखिए, अगर आपको पूछेंगे हेपेटाइटिस का हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब है, तो 28 जुलाई याद रखिएगा। बस इतना काफी है। तो आते हैं हम नेक्स्ट डिजीज के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं? एड्स। एड्स के बारे में आपको क्या पूछेंगे? सबसे पहले आपको पूछेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। यह अक्सर आता है, रिमेंबर इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये पूछते हैं कि बताइए ये कौन सा वायरस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रिमेंबर दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम कहते हैं एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। समझ आ रहा है? अब क्या भला ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस क्या करता है और इसमें क्या होता है? इस एड्स में याद रखिएगा, इसमें अगर हम देखेंगे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमें फॉरेन पैथोजेंस के खिलाफ रेजिस्टेंस देता है, जो डिजीज को भगाने में मदद करता है। लेकिन ये एड्स हमारे इसी इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंट बनाता है, इसको वीक कर देता है। हमारे इम्यून सिस्टम में एक सेंट्रल सेल होती है जिसे हम कहते हैं टी हेल्पर सेल। ये इन टी हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये हमारी डब्ल्यूबीसीज में एक टाइप की डब्ल्यूबीसीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम में। अगर मैं कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट यही सेल है डब्ल्यूबीसीज में, क्योंकि ये हर किस्म की सेल को एक्टिवेट कर देता है, इम्यून सेल को। अब अगर इसको डिस्ट्रॉय किया तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही डेफिशिएंट हो गया, बहुत ही वीक हो गया, और इसकी वजह से अगर कोई भी डिजीज, कोई भी पैथोजन, कोई भी मामूली सा बैक्टीरिया है जो हम फूड में हमें बाकी जो नॉर्मल इंसान है डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको आहिस्ता से डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन एड्स जिसमें ये एचआईवी बैक्टीरिया होगा जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक है, उसमें वो सिंपल सा पैथोजन उसको बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो उसमें बहुत सारे इंफेक्शंस होने के खतरे हैं, एक्वायर्ड इंफेक्शंस हो जाएंगे उसमें, और ये इंफेक्शंस ही वो रीजन है कि इसकी डेथ करा देंगे वो आगे। इन सारे इंफेक्शंस को हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। हाँ भाई, इसको एड्स हो गया, इसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंटर हो गया, इसका इम्यून सिस्टम वीक है, टी हेल्पर सेल्स काम नहीं कर रही है, टी हेल्पर सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, बहुत इनका नंबर डिक्रीज हो गया। अब चलो कोई भी डिस कोई भी बैक्टीरिया इसको एंटर होके ही उसको बहुत सारे नुकसान करेगा। और ये कोई भी अगर इसको मामूली जुकाम हो जाएगा वो ठीक ही नहीं होगा, मामूली कुछ भी होगा इन्फेक्शन तो वो ठीक ही नहीं होगा, तो अल्टीमेटली इसको डेथ करा देते हैं। अब याद क्या रखना है, देखिए एड्स खुद एक डिजीज नहीं है, एड्स इम्यून सिस्टम का वीक होना है, इतना वीक होना है कि अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन जो है ना वो अल्टीमेटली उस बंदे को किल करे, इतना वीक होना है। पहले पहले एचआईवी एंटर होता है, आप कहते हैं, आप सुनते हैं रेडियो पे, हाँ वो एचआईवी पॉजिटिव है लेकिन उसको एड्स अभी नहीं हुआ है। अगर एचआईवी पॉजिटिव है इसका मतलब है इसमें टेस्ट किया गया, इसके लिए टेस्ट जो यूज होता है देखने के लिए दैट इज कॉल्ड इलाइसा टेस्ट। इलाइसा टेस्ट किया, इसको एचआईवी पॉजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एचआईवी पाया गया है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस पाया गया, लेकिन अभी इसमें एड्स नहीं है। क्यों एड्स नहीं है? क्योंकि पहले जब ये एचआईवी एंटर होगा उस वक्त इसमें टी हेल्पर सेल्स डिस्ट्रॉय होंगी, लेकिन अभी ये उतनी लेवल इनकी कम नहीं हुई है, अभी भी इस बंदे में इम्यून सिस्टम में कुछ ना कुछ दम है, तो अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस अभी भी इसको अटैक नहीं कर सकते हैं, अभी एक्वायर्ड डिजीजेस इस पे अटैक नहीं कर सकती हैं पहले। जहां जब ये इंफेक्शन बढ़ जाएगा आगे जाके टी हेल्पर सेल्स इतना कम हो जाएंगी कि अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस इस पे अटैक करेंगे। और जब ये होता है कि टी हेल्पर सेल्स बहुत ज्यादा कम हुई, अब इस पे एक्वायर्ड इंफेक्शंस काफी सारे अटैक कर रहे हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस, उस वक्त हम कहते हैं हाँ भाई अब इसमें एड्स है। अभी तक नहीं था, अभी तक एचआईवी पॉजिटिव था, लेकिन अब इसमें क्या है? अब इसमें एड्स है, अब इसमें एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स, एक्वायर्ड इंफेक्शंस काफी सारे अटैक कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ये याद रखिएगा। हाँ, अगर एचआईवी पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? एचआईवी पॉजिटिव एचआईवी नेगेटिव, ये इस टेस्ट से देखा जाएगा। अगर ये वायरस पाया गया दैट इज एचआईवी पॉजिटिव, अगर ये वायरस नहीं पाया गया दैट इज एचआईवी नेगेटिव। अब क्वेश्चन आपको ये भी आता है, देखो आपके सीडीएस में आया है क्वेश्चन की ई रेफर्स टू, रिमेंबर इसका मतलब इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इलाइसा रेफर्स टू एंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, आई फॉर इम्यूनो, एस फॉर सॉर्बेंट, एसए, ई फॉर एसए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एंजाइम कई बार आया है एग्जाम की, ई क्या रेफर करता है, बस इतना इसके लिए याद रखिए। ठीक है, एचआईवी क्या हो गया, एड्स क्या हो गया, ये समझ आ गया। अब यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि ये कैसे फैलता है, वो सबको पता है कि ये चाहे हमारे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो या सुइयों का इस्तेमाल हो जो कि इन्फेक्टेड पेशेंट से ली गई हो उससे, तो उन सुइयों का, या बॉडी फ्लूइड्स का आपस में ट्रांसमिशन हो जिससे हम थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो सकता है, या ब्लड का
ट्रांसफ्यूजन हो, इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड स्क्रीन नहीं किया गया कि उसमें है HIV है कि नहीं है, HIV पेशेंट का सीधे ब्लड दूसरे में डाल दिया गया, तो ऐसे ट्रांसमिट हो जाता है। इवन बच्चे में भी लग सकता है प्लेसेंटा के जरिए, और अगर हमें बच्चे को प्रोटेक्ट करना है तो हमें पहले से ही पता चलना चाहिए था, है ना। एक बात मैं बता देता हूं आपको याद रखना है कि एड्स का कोई इलाज है ही नहीं, लेकिन हम जब दवाइयां यूज करते हैं वो क्या करते हैं, देखिए मैंने पहले कहा था कि वायरस की कोई दवाई नहीं है, थोड़ा कुछ, क्योंकि वायरस में जो भी हम यूज करते हैं उनको हम कहते हैं एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। एड्स के बारे में कई डिसऑर्डर्स हैं जहां पे इन्होंने ये काम करते हैं। तो अब देखिए ये एंटीवायरल ड्रग्स जो इसमें एड्स में यूज करते हैं, ये यूज क्या होगा इनका यूज ये होगा कि हाँ ये इस HIV वायरस को ज्यादा बढ़ने से रोकेंगे, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन उसको थोड़ा कम करेंगे, उसकी रेट कम करेंगे, ताकि हेल्पर टी सेल्स ज्यादा जल्दी काम ना हो जाए, ये इसकी उम्र बढ़ जाए ताकि हेल्पर टी सेल्स लेट होके इसमें कम हो जाए उस लेवल तक कि इसमें एड्स हो जाए। तो इस हेल्पर टी सेल्स का घटना क्यों है, इसमें घटता क्यों है इस एड्स में, क्योंकि HIV डिस्ट्रॉय करता है। और अगर हम HIV जो है ना इसकी मल्टीप्लिकेशन रोकेंगे ड्रग्स यूज करके, तो हमें क्या होगा, ये हेल्पर टी सेल जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे और इसकी उम्र को हम बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है, याद रखिएगा, एड्स में कोई इलाज नहीं है, लेकिन यूजिंग एंटीवायरल ड्रग्स वी कैन इंक्रीज इट्स लॉन्गेविटी, इसकी उम्र बढ़ा सकते हैं, लेकिन 100% ट्रीटमेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए। इट इज ऑल अबाउट एड्स। अब नेक्स्ट डिजीज जो हम ले लेंगे दैट इज रैबीज। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। देखिए रैबीज किसे कहते हैं, आपने सुना होगा कि फलानी को कुत्ते ने काटा, उसमें वैसे रैबीज हो गया। ये रैबीज का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पेशेंट होता है उसको पानी से डर लगने लगता है। अगर जबरदस्ती उसे पानी में डालेंगे उसका हार्ट अटैक भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे डर लगने लगता है। ये कॉजेटिव एजेंट क्या है इसके लिए, रिमेंबर दैट इज रैबीज वायरस। और ये रैबीज एक्चुअली एनिमल्स में होता है, डॉग्स, मंकीज वगैरह, उनसे ये वायरस किस में ट्रांसफर हो सकता है, ह्यूमंस में, बाइट के जरिए, है ना। और बाइट के जरिए जब ये ट्रांसफर होगा तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा, अगर कोई डिजीज एनिमल से बाकी एनिमल से ह्यूमंस में आ जाती है, रिमेंबर दैट डिजीज इज कॉल्ड जूनोटिक डिजीज, या उसे जूनोसिस भी कहते हैं, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ जूनोटिक डिजीज। अब ये रैबीज वायरस जब एंटर होगा, ये बॉडी में किस किस चीज को डिस्ट्रॉय करता है, किस किस चीज को इफेक्ट करता है, ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है, और मसल्स को भी इफेक्ट करता है, मोस्टली नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में ये क्या कर रहा है नर्वस सिस्टम में ये ब्रेन की इन्फ्लेमेशन करा देता है, जिसे हम कहते हैं एनसेफेलाइटिस। और पेशेंट को देखते हैं वो क्या करता है, पेशेंट डॉग लाइक बिहेवियर दिखाएगा, चिल्लाना वगैरह, और वो क्या कहते हैं उसे हाइड्रोफोबिया होगा, उसमें हेडेक होगी, फीवर होगा, है ना। ये सारे सिम्टम्स इसमें हो जाएंगे। अब एक चीज आपको याद रखना है कि इस रैबीज के लिए वैक्सीन बाकायदा तौर पे है, और वो वैक्सीन किसने बनाया है, लुइस पास्चर ने, है ना, ये आप सबको पता है। और इस लुइस पास्चर के बारे में ये भी अगर आप याद रखेंगे कि एक मेथड बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो हम अक्सर घर में यूज करते हैं दूध के लिए, या हमारे जो दूध के पैकेट्स आते हैं उनमें भी उस प्रोसेस से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए हाई टेम्परेचर देते हैं दूध को, उसके बाद इसे कोल्ड कर देते हैं, और कोल्ड काफी टाइम तक रखते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए कोल्ड रखते हैं फ्रिज में। पहले गर्म किया, जल्दी हाई टेम्परेचर पे लिया, फिर जाके जल्दी इसको फ्रिज में डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। और इसमें देखा गया है कि इससे बैक्टीरिया बिल्कुल ही डेथ हो जाते हैं। एक पॉइंट बैक्टीरिया के बारे में आप याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आया कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, रिमेंबर दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल्यूलोज जिस तरह से एनिमल प्लांट सेल में होता है, लेकिन बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, बैक्टीरियल सेल का सेल वॉल जो ऊपर से होता है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन। और हमारी बॉडी की सेक्रेशंस में जो नेचुरल एंटीसेप्टिक है, नेचुरल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड लाइसोजाइम। कहा है मैंने इससे पहले, ये लाइसोजाइम पेप्टाइडोग्लाइकन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया के, और इससे हमें प्रोटेक्ट करता है। ये थोड़ा सा मुझे याद आ गया, लुइस पास्चर गिव द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन, ये याद रखिएगा, एंड ही इज द पर्सन टू डेवलप द वैक्सीन फॉर रैबीज। आपके लिए क्वेश्चन है, या मैं बता ही देता हूं, वर्ल्ड रैबीज डे अगर आया तो आप क्या लिखेंगे उधर, 28 सितंबर। ओके, दिस इज अबाउट इट। नेक्स्ट डिजीज जो हम ले लेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस कि आज जो हम देखते हैं कोविड-19, इससे रिलेटेड डिजीज है ये, इसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा। वेट, मैं एक्चुअली आपको ये
एक डिफरेंशिएशन तरीके से पढ़ाऊंगा, इनको डिफरेंशिएट करके ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम 3 डिजीज को एक साथ पढ़ेंगे। एक होती है जिनको हम क्या कहते हैं, विच आर कॉल्ड इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा या जिन्हें हम फ्लू भी कहते हैं, इसी को हम फ्लू भी कहते हैं, ठीक है। हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे, उस तरीके से आपको समझ आएगा, क्योंकि आजकल जो हम डिसऑर्डर देखते हैं, ये जो डिजीज हम बाहर देखते हैं, हमें लगता है ये कोल्ड की तरह है, कॉमन कोल्ड की तरह है, ऐसा है ना। और अभी जो चल रही है डिसऑर्डर, इसको हम क्या कहते हैं, कोविड-19। देखिए इन्फ्लुएंजा या फ्लू, इसके बारे में आपने सुना होगा, वो स्वाइन फ्लू, आपने सुना होगा क्या कहते हैं उसको, एवियन फ्लू, जिसे हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, ये सारी चीजें आपने सुनी है, वो इसी में आती है इन्फ्लुएंजा में। इन्फ्लुएंजा एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि जनरल में वायरसेस कौन काज करते हैं, उन वायरसेस को हम कहते हैं ऑर्थो मिक्सोवायरसेस, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए यहां पे कॉमन कोल्ड भी है, इसके और इसके सिम्टम आपस में मिलते जुलते हैं। कॉमन कोल्ड को ले लेंगे तो ये कौन काज करता है, कॉमन कोल्ड इज वायरल डिजीज, और काफी सारे वायरस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, और 100 टाइप्स ऑफ वायरसेस, और उन सब वायरसेस को हम कॉमनली क्या कहते हैं, राइनो वायरसेस। लेकिन आपके एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे, एक ही बैक्टीरिया ऐसा है जो कि रेस्पॉन्सिबल है हमारे कॉमन कोल्ड के लिए, जो हमें सर्दी जुकाम होता है अक्सर, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसका नाम है डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस, ये याद रखिएगा। जो हमारा नज़ला जुकाम होता है अक्सर वो कॉमन कोल्ड है, ना ही वो फ्लू है, ना ही वो कोविड-19 है, वो वायरल है, वो भी वायरल, और 100 टाइप्स ऑफ वायरसेस जिनको हम क्या कहते हैं, सबको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, राइनो वायरसेस। लेकिन एक बैक्टीरिया भी करवा सकता है, दैट इज डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। अब यहां पे कोविड-19 की बात करते हैं, जो आज हमें ये डिजीज है, साइंटिफिकली इसका नाम दिया गया कोविड-19, यहां हम ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म में इस डिजीज को कहते हैं कोरोना वायरस डिजीज 2019, ये है ना। अब इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, दैट इज SARS। आपके एग्जाम में मुझे शक हो रहा है कि यही डालेंगे, SARS कोरोना वायरस 2, SARS कोरोना वायरस 2, मुझे लगता है ये डालेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये SAR क्या होता है, SARS आप याद रखिएगा, SARS मींस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये जनरल में डिसऑर्डर्स हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेशन के रिलेटेड काफी सारे वायरसेस ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कोरोना वायरसेस। बहुत सारे कोरोना वायरसेस हैं जो कि ये डिसऑर्डर करा देते हैं। लेकिन आज की जो डिजीज है जिसे हम कहते हैं कोरोना वायरस डिजीज दिस 2019, इट इज कॉज्ड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ कोरोना वायरसेस, उनको हम क्या कहते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, कोरोना वायरस 2, ये याद रखिएगा। ये जनरल में है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये जो डिसऑर्डर है ये हमारे लंग्स का डिसऑर्डर है, हमारे जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसका डिसऑर्डर है, काफी सारे वायरसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जनरल में जो करते हैं उन सबको हम कलेक्टिवली कहते हैं कोरोना वायरसेस। लेकिन अभी का जो कोरोना वायरस फैल रहा है, अभी का आज का जो ये कोरोना वायरस डिजीज 2019 निकाल रहा है, दैट इज दिस कोरोना वायरस, ओके। अगर आप इसके लिए डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए अलग बना सकता हूं, मैं यहां पे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, ओके। लेकिन यहां पे मेरा मकसद क्या था, इन तीन को आसपास रखने का, आपको सिखाना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। देखिए कॉमन कोल्ड जो होता है इसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो सिम्टम्स ज्यादा नहीं होते, हमारी नाक स्टफी होती है, नोज में नाक में पानी होता है, ठीक है। हम देखते हैं स्नीजिंग करते हैं, स्नीजिंग होती है, हमारी इचिंग, आइज में इचिंग होती है, ये मतलब बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जो कि अक्सर हम देखते हैं आसपास जब होता है जुकाम, नज़ला जुकाम। लेकिन फ्लू अगर होगा, इन्फ्लुएंजा अगर होगा, इन्फ्लुएंजा के भी काफी सारे टाइप्स हैं, एक तो H1N1 इन्फ्लुएंजा है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, H1N1 वायरस जो काज करता है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा में ऑर्थोमिक्सोवायरस हैं, ये काफी सारे टाइप्स के वायरस हैं और उन्हीं के बेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा हो सकते हैं। जैसे H1N1 वायरस आपने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं, जो एक डिजीज काज करता था जिसे हम क्या कहते थे, स्वाइन फ्लू। इसी तरह से दूसरा है H5N1, एक डिजीज और आई थी जिसे हम क्या कहते हैं, बर्ड फ्लू। ये सारे ऑर्थोमिक्सोवायरस के टाइप्स हैं, और ये स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जो है ना, दीज आर टाइप्स ऑफ दिस फ्लू आर इन्फ्लुएंजा। अब ये क्या डिफरेंट है इन दोनों में और तीनों में, क्या डिफरेंस है? देखिए इसमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं कोल्ड में। अब इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, देखिए इसमें आपको ज्यादा कफ भी नहीं मिलेगी, ज्यादा इसमें मस्कुलर पेन नहीं होगी, या बॉडी में थकावट ज्यादा नहीं होगी। तो नॉर्मली जो हमें जुकाम होता है वो इस टाइप का होता है। लेकिन यहां पे जब ये फ्लू टाइप होगा ना, ये बहुत देर तक रहता है, और इसमें एक तो ऐसे सिम्टम्स होते ही होते हैं, और इसमें कफ बहुत खतरनाक होती है। अच्छा, कफ के अलावा आपको इसमें बॉडी में एचेस हो जाएंगे, बॉडी
दुखने लगती है बॉडी। अच्छा, आपको बहुत ज्यादा थकावट होगी, फीवर बहुत ज्यादा होगा, तो स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स इसमें मिलते हैं, इसमें माइल्ड सिम्टम्स मिलते हैं। अब इसकी बात करते हैं जो आज का ये कोरोना वायरस है, जो आज का ये कोविड-19 है, कोरोना वायरस डिजीज 2019, इसमें अगर सिम्टम्स हम देखेंगे, इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। इनके अलावा इसमें कुछ और सिम्टम होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। वो ये है कि इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, कि सांस पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं। जैसे मैं पूरी सांस ले रहा हूं या आधी सांस ले पाते हैं, जल्दी जल्दी सांस। और इसमें और भी, इनको हम जनरली इन और इसको ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, पेशेंट को देख के नहीं होगा, लेकिन हाँ वो टेस्ट वगैरह करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, वो टेस्ट किसका किया जाता है जो कोरोना वायरस का, ठीक है, ब्लड का किया जाता है, स्पिट का किया जाता है, किस चीज का किया जाता है, और वो टेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है। दूसरा, हम सिम्टम्स बाहर से इसमें क्या देख सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर होगी, और अगर इसमें और एक चीज हो सकता है, ट्रैवल की हिस्ट्री है, हाँ इसने ट्रैवल किया है, या इसको एक्सपोजर हुआ है, कोई ऐसे बंदे से मिला है जो बाहर से, जिसने ट्रैवल किया हो। इतना सारा, बस मुझे लगता है इन तीनों को आपको इतना ही, इन तीनों के बारे में समझना है। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है उसे हम कहते हैं मम्प्स। ये मम्प्स क्या है? सबसे पहले इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको याद रखना है, वायरस दैट इज कॉल्ड पैरामिक्सो वायरस। कॉजेटिव एजेंट किसी भी हाल में आपको सब डिजीज के याद करने हैं, और ये याद रखना है कौन सी वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल है, और कौन सी प्रोटोजोन डिजीज है। ये किसी भी हाल में आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखने के लिए, ठीक है। और ये मम्प्स जो है, इसमें क्या होता है कि सेलिवरी ग्लैंड्स, उसमें स्पेशली कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड, जो कि हमारे चीक्स के पास होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो पेनफुल इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी। और ये गर्दन मोटी दिखती है वहां पे, चेहरे पे नीचे बहुत ज्यादा मोटा दिखता है उधर इंसान। और इसके अलावा टेस्टिस जो मेल में होते हैं, उसमें भी इन्फ्लेमेशन आ सकती है, इतना याद रखना है। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इसके लिए स्पेशल एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको हम कहते हैं टेरामाइसिन, ये भी याद रखना बस। अब मम्प्स के बाद जो डिसऑर्डर हम ले रहे हैं वो अक्सर हमने सुना है, दैट इज कॉल्ड डेंगू। खतरनाक डिसऑर्डर, ठीक है। इसको हम एक और नाम देते हैं, आपको पता होगी, दैट इज कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार। और कॉजेटिव एजेंट क्या है, उन सबको हम कहते हैं, ये काफी टाइप्स के डेंगू होते हैं, और उन्हीं के बेस पे जनरल में हम उन वायरसेस को कहते हैं डेंगू वायरसेस। अगर वहां पे ऑप्शन ये नहीं होगी, देखो वहां पे ऑप्शन क्या होगी, फ्लैवी राइबो वायरसेस। अगर ये ऑप्शन होगी या ये होगी, वैसे अगर देंगे वो ऑप्शन, वो सीधे ये देंगे, क्योंकि उनको पता है डेंगू लिखेंगे तो सीधे सारे लिखेंगे आंसर। समझ आ रहा है? ये इसके अलावा भी एक ऑप्शन हो सकती है, वहां पे ये लिख सकते हैं आर्बो वायरस, आर्बो वायरसेस या आर्बो वायरस, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इतना क्लियर है। अब ये डेंगू जो है, ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। इसका मतलब है कि इसमें एक इन्फेक्टेड पेशेंट से हेल्दी पेशेंट में लेने के लिए एक वेक्टर चाहिए, इस वायरस को लेने के लिए एक वेक्टर चाहिए, और वेक्टर जो यहां पे होता है उसे कहते हैं एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, इट इज एडीज एजिप्टिकस। आपको सीधे एडीज याद रखो, जिसे हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब इसे हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहते हैं, वाई ब्रेक बोन फीवर, बिकॉज इसमें जो होता है मसल एंड जॉइंट्स जो होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा पेन होती है। फीवर तो होता ही होता है, हाई फीवर होगा ही होगा, हेडेक तो होगी ही होगी, लेकिन इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है कि ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स, ये बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होते हैं, इनका नंबर बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है, अबाउट 15,000 तक आ जाता है। समझ आ रहा है? तो बहुत ज्यादा रिड्यूस होने की वजह से इसमें चांसेस होते हैं, जब ये ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स आपको पता है ये ब्लीडिंग रोकते हैं, तो इनमें आगे जाके हेमरेज हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। और अक्सर वो तब होता है जब काफी सारे किस्म के ये डेंगू वायरसेस अटैक करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंगू वायरसेस। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंगू वायरसेस अटैक करेंगे तो इसमें अल्टीमेटली क्या होगा, जिसे हम कहते हैं डेंगू हीमोरेजिक फीवर, कि फीवर है लेकिन इसके साथ साथ ब्लीडिंग भी है। और यहां पे याद रखिएगा, इसमें ब्लीडिंग हो जाएगी माउथ से, बेचारा माउथ से भी ब्लीड करता होगा, नोज से भी ब्लीड करता होगा, अल्लाह रहम करे। ये वॉमिटिंग होगी इसको, और वॉमिट के साथ भी ब्लड डालता होगा, इवन इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग इसमें होती रहती होगी, बहुत ही खतरनाक डिजीज हो जाती है। और अक्सर इसको बोलते हैं जूसेस वगैरह पियो, कोकोनट पानी वगैरह। उसका मकसद ये होता है कि इसमें जो प्लेटलेट्स हैं वापस उनका नंबर इंक्रीज करना है, कोशिश वही होती है, ठीक है। दिस इज अबाउट डेंगू। एक छोटा सा डिसऑर्डर मैं यहीं पे बता देता हूं, दैट इज कॉल्ड चिकनगुनिया।
ये इसलिए बता रहा हूं यहां पे क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं, ये कौन सा वायरस काज करता है, याद रखना अल्फा वायरस उसे कहते हैं। और इसके सिम्टम्स मोर और लेस इसी से मिलते हैं इस डिसऑर्डर के, कि डेंगू में जो होता है वो ये इसमें भी होता है, एक्सेप्ट ये याद रखना कि प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज नहीं होता है, प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज नहीं होता है, बस इतना याद रखिए इसके बाद। अब यहां पे मैं दो डिसऑर्डर को एक साथ लूंगा, एक है स्मॉल पॉक्स, दूसरा है जिसे हम कहते हैं चिकन पॉक्स। देखिए फर्क क्या है इनमें और क्या होते हैं। पहले देखते हैं इनमें जो कॉजेटिव वायरस है, वायरस इसमें कौन है और उसमें कौन है। देखिए इसमें अगर स्मॉल पॉक्स ऑप्शन आती है वहां पे आप वेरियोला वायरस सिलेक्ट कर लेना, वेरियोला वायरस। अगर चिकन पॉक्स आता है तो आप वेरिसिला वायरस सिलेक्ट कर लेना, पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। अब इसमें भी दाने निकलते हैं, इसमें भी दाने निकलते हैं स्किन पे, लेकिन फर्क ये होती है कि ये वाला थोड़ा सीवियर टाइप है। इसमें जो दाने होते हैं वो बिग होते हैं, बिग पिंपल्स होते हैं, इसमें स्मॉल होते हैं वो पिंपल्स। इसमें जो पिंपल्स होते हैं वो एक ही टाइम पे आते हैं सारी बॉडी में, और वो डीप पिंपल्स होते हैं, वो खाली सुपरफिशियल स्किन में नहीं, वो ऐसा लगता है कि अंदर जैसे गांठे गांठे छोटे मोटे मोटे पिंपल्स अंदर बैठे हैं पूरे स्किन के अंदर भी थोड़े, ठीक है। ये डीप दिखते हैं ये पिंपल्स, यहां पे सुपरफिशियल होंगे, सुपरफिशियल पिंपल्स होंगे। और यहां पे जो पिंपल्स आएंगे दैट विल शो सिंक्रोनस, एक साथ आएंगे सारे पिंपल्स जनरली। यहां पे आएंगे किसी जगह पे फिर जाएंगे, एसिंक्रोनस, समझ आ रहा है, एसिंक्रोनस। तो इसका मतलब है कि ये वाला उतना खतरनाक नहीं है जितना चिकन पॉक्स खतरनाक है, समझ आ रहा है। आपने सुना है वो डिजीज एक काउ पॉक्स जिसे हम कहते हैं, काउ पॉक्स, ये यूजुअली कैटल में होती है, कैटल में होती है। और जो पेशेंट्स काउ पॉक्स के लिए, जो इंडिविजुअल्स ह्यूमंस काउ पॉक्स जिनमें होगा उनमें ये स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं स्मॉल पॉक्स के लिए। ये बहुत ही बचपन की किताबों में होता था, मुझे याद है। काउ पॉक्स जो जिसमें काउ पॉक्स का वायरस दाखिल होगा उसको स्मॉल पॉक्स कुछ नहीं करेगा। काउ पॉक्स जिसमें काउ पॉक्स इन्फेक्शन होगा उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स से इसमें सिम्टम्स बहुत ही कम है, ज्यादा खतरनाक नहीं जितने चिकन पॉक्स में होते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स से भी कम सिम्टम्स किसमें होते हैं, काउ पॉक्स में। खाली हाथ पे थोड़े थोड़े ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, थोड़े थोड़े पिंपल्स होते हैं, तो ये याद रखिएगा। और यहां पे एक साइंटिस्ट का नाम लेना चाहूंगा, एडवर्ड जीनर जो है ना, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, इन्होंने ही स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था। वैक्सीन किसके लिए, स्मॉल पॉक्स, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट डिजीज जो है दैट इज कॉल्ड पोलियो, जिसे हम पोलियो माइलेट्स भी कहते हैं, अक्सर वहां पे बस वहां पोलियो होगा, ठीक है, पोलियो के रिलेटेड। ये काज कौन करता है, द वायरस दैट इज नोन एज एंटीरो वायरस, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीरो वायरस। ये हमारे खुराक के थ्रू एंटर हो जाता है, खुराक के थ्रू, फूड के जरिए, और ये हमारे फेरेक्स के होते होते ये एक्चुअली हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। ये नर्वस सिस्टम एंड हमारी मसल्स को अटैक करता है। अब एक चीज आपको याद रखना है, नर्वस सिस्टम में भी ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करने की वजह से इसकी जो लेग्स होंगी या हैंड्स होंगे इनमें पैरालिसिस हो सकता है। आपको पता है ना, वो चल नहीं पाता अच्छे से वो। और ये अक्सर पूछते हैं कि बताइए इसके लिए वैक्सीन किसने तैयार किया था, दैट इज जॉनस ई साल्क, वहां पे साल्क ऑप्शन होगा सीधे, जॉनस ई नहीं लिखते हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट पोलियो। पोलियो के बाद नेक्स्ट डिजीज दैट इज कॉल्ड मीजल्स। मीजल्स ये जनरली किन में होती है, चिल्ड्रन में होती है, किन में, छोटे बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में होती है। और इसके लिए जो वायरस कॉजेटिव वायरस है दैट इज कॉल्ड रूबियोला वायरस। होता क्या है इसमें, स्किन जो होता है, स्किन या बॉडी पे, हर जगह पे, फेस पे या बॉडी पे, इस पे छोटे छोटे रैशेस हो जाते हैं, रैशेस आ जाते हैं रेड कलर के, जिनमें इचिंग होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है, लंग्स वगैरह का बच्चों में, एंड बक्कल मेम्ब्रेन, माउथ का अंदर से मेम्ब्रेन, इसमें भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ये भी, इसमें भी सूजन आ जाती है, ठीक है। इतना क्लियर है, बस इतना इसके लिए याद रखिएगा। सो हमने फिनिश किया है वायरस डिजीजेस, लेकिन यहां पे एक दो पॉइंट्स में लिखता हूं, वो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। येलो फीवर एक और डिसऑर्डर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके लिए खाली आप कॉजेटिव एजेंट याद रखेंगे, दैट इज आर्बो वायरस, आर्बो वायरस, ठीक है। यह हमारी किडनी को इफेक्ट करता है, स्प्लीन को इफेक्ट करता है, लिवर को इफेक्ट करता है, किडनी में रप्चर हो जाती हैं वेन्स। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। अगर वहां पे आए येलो फीवर इज विच टाइप ऑफ डिजीज, आप लिखेंगे वायरल डिजीज। नेक्स्ट देख सकते हैं वहां पे ट्रैकोमा,
ये आंखों का डिसऑर्डर होता है। अगर ये आया, इसका कॉजेटिव एजेंट चलो मैं लिख लेता हूं, दैट इज कॉल्ड क्लैमाइडिया ट्रैकोमैट्स। कॉजेटिव एजेंट ये है, और ये आंखों में इसमें क्या होता है कि कॉर्निया जो होता है आंख का, उसमें अल्सरेशन हो जाती है। कम चांस है इसके, लेकिन हो सकता है ये भी पूछ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट डिजीज वो हमने सारी पढ़ ली। इसके अलावा अगर आपको वहां पे लिखेंगे जापानीज एनसेफेलाइट्स, रिमेंबर दिस इज ऑल्सो वायरल डिजीज। वहां पे आपको लिखा होगा जिका वायरस के बारे में, जिका लिखा होगा, याद रखेगा ये भी वायरस के रिलेटेड ही है, ये ज्यादा पूछेंगे नहीं। और हो सकता है इसमें पूछेंगे कि जिका वायरस में एक चीज आप याद रखेगा, जिका वायरस जिससे इफेक्ट करता है ना, अगर ये माँ के पेट में भी बच्चे को लग सकता है। और बच्चा जो है ना, ये क्यों इतना खतरनाक था, क्योंकि बच्चा जो होता है उसमें क्या होता है, उसका हेड छोटा निकलता था, माइक्रोएन्सेफली होती थी, उसका हेड या ब्रेन द्वारा तमाम चीजें जो हेड में होती है वो छोटे होते हैं। इसका मतलब है वो मेंटली रिटार्डेड होता है और उसकी डेथ हो जाती थी। इसी तरह से आपको पूछ सकते हैं ये इबोला एंड हेंटा डिसऑर्डर्स ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं? दीज आर आल्सो वायरल। जिका, एबोला, हेंटा, जापानीज एन्सेफेलाइट्स, ट्रैकोमा, येलो फीवर, ये इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे, बस इतना पूछ सकते हैं ये किसके साथ एसोसिएटेड है। आप कहेंगे डायरेक्टली क्या ये वायरसेस के डिसऑर्डर हैं। जिका के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये भी वेक्टर इसको ले जाता है, इसको भी एक फीमेल मॉस्किटो ले जाती है, दैट इज एडीज मॉस्किटो फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू क्या कहते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल। और एक चीज आप याद रखिएगा, आया है ये कई बार क्वेश्चन, जो मेल मॉस्किटो होता है हमेशा वेक्टर, जो डिजीज जो इस पैथोजन को ले जाता है इन्फेक्टेड से हेल्दी में, वेक्टर हमेशा फीमेल मॉस्किटो होती है, फीमेल मॉस्किटो होती है, जहां पर भी आप पढ़ोगे। मेल मॉस्किटो जो है ना, ये अक्सर आता है क्वेश्चन, मेल मॉस्किटो क्या करता है? वेक्टर फीमेल इसलिए है क्योंकि फीमेल ही ब्लड सक करती है। वेक्टर, ये जो मेल मॉस्किटो होता है ये ब्लड सक नहीं करता है, ये प्लांट के जूसेस पे फीड करता है। ये अक्सर पूछते हैं कि मेल मॉस्किटो क्या खाता है, क्या पीता है, किस पे रहन सहन करता है, डाइट क्या होता है उसका। बस इतना काफी है। दिस इज ऑल अबाउट वायरल डिजीजेस। थैंक यू सो मच।